यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। भारतीय ज्ञान एवं ज्ञानगत विविध तत्वों के लिए समर्पित डीडी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। समय मनुष्य को निर्बल या बलवान बनाता है और भारतीय परंपरा में तो काल गणना की प्राधान्यता है। खगोल विद्या व ज्योतिषीय समीकरणों के आधार पर भारत के साथ साथ विश्व के विभिन्न देश भारतीय काल गणना का लोहा मानते हैं और अपने कार्यारंभ के लिए शुभाशुभ मुहूर्त एवं नक्षत्रादि का विचार करते हैं। आइए इसी क्रम में हम भी जान लेते हैं वर्तमान समय में चल रहे तिथि, वार एवं नक्षत्र को, अर्थात अपने पहले प्रभाग को आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शारीरिक आवश्यकता के साथ साथ स्नान का आध्यात्मिक महात्म्य भी होता है। भारतीय संस्कृति में तीर्थों पर स्नान के कई गुना लाभ बताए गए हैं, पर कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे अभी महाकुंभ के अवसर पर, किस नक्षत्र विशेष में स्नान का लाभ करना है, लाभ मिलता है, आइए जान लेते हैं इस पुराण के श्लोक के माध्यम से। तुला मकर मेषेषु प्रातस्नायी सदा भवेत् हविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम्। सूर्य के तुला, मकर और मेष में होने पर सदा विशेष रूप से प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए, तभी भविष्य के अन्न का भक्षण करना एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना महापाप का विनाश करता है। और प्रस्तुति क्रम में अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में सहभाग करते हैं। आइए देखिए महाकुंभ विषयक हमारी यह विशेष प्रस्तुति। भारत वह देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो जरूर ही सुना होगा और सुनेंगे भी, क्यों नहीं। आखिर यह मेला ही है इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देश भर से श्रद्धालु और विदेशों से पर्यटक आते हैं। और यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक समारोह के रूप में भी जाना जाता है। जहाँ एक और देवता जाते हैं, वहीं राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी भी वहाँ प्रयागराज के कुंभ में जाते हैं। बंधुओं, आप देखेंगे कि विदेशी पक्षी
प्रयागराज में उस समय आ जाते हैं, जिनको हम कभी नहीं देखे हैं भारत में, और वो विदेशों से पक्षी का रूप धारण करके ऋषि मुनि वहाँ स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया है, तीर्थों का राजा कहा गया है, और वहां पर जो भी श्रद्धालु उपस्थित होता है, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, जो भी उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, पूजन करता है, स्नान करता है, दान करता है, वहां पर लिखा जाता है कि कल्प कृतम पापम विनश्यति, कल्प कृत पाप को वह नष्ट कर देता है, यानी उसके जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट होते हैं। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा के तट पर स्थित, हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल के चक्र में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब यह मेला आयोजित करना है, यह निर्णय होता है ज्योतिषीय गणना के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम यानी सूर्य के आधार पर बृहस्पति ग्रह की स्थिति को विश्लेषण किया जाता है और इसी अनुसार यह त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर उत्सव होता है। प्रयाग त्रिवेणी नदियों के संगम पर है। अन्य जो कुंभ के मेले लगते हैं, चाहे वो हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, नासिक में हो, वो एक नदी के तट पर मेले लगते हैं। प्रयाग 3 नदियों के संगम पर होने के कारण से और ज्योतिषीय गणना ग्रहों की विकिरण के कारण से इसमें एक वैज्ञानिकता आ जाती है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की एक विशेष दृष्टि रहती है। और दृष्टि क्या होती है कि जो किरणें परावर्तित होकर इन ग्रहों से यहाँ के जल पर पड़ती है, उस जल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करता है। मोक्ष की खोज में निकले लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा इसे बना देते हैं धार्मिक उत्सव, संस्कृति का संगम, शांति का सागर और मोक्ष का द्वार महाकुंभ। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत महाकुंभ की महत्ता व तीर्थ की विशेषता जानने के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। सर दर्द एक आम समस्या है। इसके बारे में विशेषज्ञ से कारण जानने या जांच करवाने के बजाय अक्सर कई लोग केमिस्ट से दवाई लेकर खाना अर्थात स्वयं उपचार करना पसंद करते हैं, जो गलत तरीका है। सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं। सिरदर्द के सही इलाज के लिए सिरदर्द का कारण जानना अत्यावश्यक है। इसे जानने के लिए आइए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। सिरदर्द एक बेहद आम समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। सिरदर्द के कई कारण हो सकते हैं, कुछ साधारण और कुछ गंभीर। आजकल तनाव या टेंशन लगभग सभी के जीवन का हिस्सा हो गया है। तनाव के कारण सिरदर्द यानी टेंशन हेडेक की समस्या आम हो गई है। अक्सर लोग सिरदर्द होने पर स्व इलाज करते हैं, विशेषज्ञ से परामर्श नहीं लेते, लेकिन आवश्यक है कि सिरदर्द को नजरअंदाज न किया जाए। कॉमनली जो ये हेडेक्स हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक की बात नहीं करूँगा, जिसमें कि बहुत अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, ट्यूमर, गांठ, स्वेलिंग और चीज़ें। बट जो प्राइमरी हेडेक है, जिसमें कि आपका कॉमनली जो होता है माइग्रेन या टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक
और अलग तरीके की और प्राइमरी हेडेक टाइप्स हैं। कॉमनली ये जो हेडेक हैं प्राइमरी हेडेक्स यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, जो 15 से 40 साल के उम्र के बीच में हैं उनमें, और 80% चांसेस में इसमें बहुत ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो हैं महिलाएं। हेडेक जो हम कहते हैं कि अगर एक साइड हो रहा है उसमें उल्टी होती है या नौसिया जैसा फील होता है, आवाज़ या रोशनी से उसको इरिटेशन होती है, तो माइग्रेन होता है। और दूसरा जो हेडेक है जो कि डल थोड़ा मॉडरेट पेन हो रहा है, पूरे सिर में होता है और जिसमें कि बहुत नौसिया वॉमिटिंग नहीं है, बट आपको वो एक ऐसा असर करता है कि आपकी दिनचर्या को वो इफ़ेक्ट कर देता है। तो ये वाला जो हेडेक है ये हमें जानना ज़रूरी है, उसका इलाज होना ज़रूरी है। सिर दर्द के कई प्रकार हैं। टेंशन हेडेक यानी तनाव के कारण सिर दर्द, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन या साइनस की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। तनाव की वजह से होने वाले सिर दर्द को दूर करने के लिए वो कारण जानने की आवश्यकता होती है जो सिर दर्द के लिए जिम्मेदार है। यदि सिर दर्द आपके लिए रोज की समस्या बन गया है तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को बार बार सिर में दर्द होता है या लगातार रहता है, वो लोग कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी जो चीज़ हमें जाननी है वो ये है कि किन कारणों से हो रहा है। जैसे आपको लगता है कि आपकी नींद नहीं हुई है, या आप बहुत समय से खाना नहीं खाए हैं, या कुछ आपको खाने की वस्तु है जिससे कि ये चीज़ आपको हो रही है, और कोई भी स्ट्रेसर जो आपको लगता है उसको आपको पहचानना है और उसको आपको पहले ट्रीट करना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ होती हैं वो इन सब ध्यान देने, लाइफस्टाइल ठीक करने के बावजूद भी अगर नहीं है तो इसका इलाज करना चाहिए दवाइयों से। तो दवाइयाँ बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि आप जो भी फिजिशियन ट्रीटिंग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपका इलाज हो सकता है। आपकी इंडिविजुअल, आपकी परिवार और आपकी इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी या जहाँ पे आप काम करते हैं उन सब चीज़ों को भी आपको मैनेज करना है और उसमें देखना है कि क्या चीज़ें जो हैं जिससे कि ये हेडेक हो रही हैं, क्योंकि ये अगर आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं तो आपको उसको पहचानना है और उसका इलाज करना है। योगा से भी प्राइमरी हेडेक्स का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी जो उसकी तीव्रता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट के संपर्क में आकर। आवश्यक है कि सिर दर्द होने पर एक विशेषज्ञ से सलाह ली जाए। सिर दर्द होने पर चाय पीना, तेल मालिश करना, इस तरह के विकल्प काफी अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सिर दर्द को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। रेड फ्लैग जो होते हैं, जैसे कि आपका सडनली हेडेक के साथ दो दिखाई देना, या नज़र में या विज़न में कमज़ोरी आना, या फिर आपके किसी भी शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आ गई, या पैरालिसिस जैसा माइल्ड अटैक आ रहा है, ठीक हो रहा है, या फिर चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको डेफिनेटली है कि तुरंत आपको इन रेड फ्लैग्स को पहचानना है और उसकी जांच और इलाज करवानी है। ये जानना आवश्यक है कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके होने पर सिर दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सही प्रबंधन, जीवन में सकारात्मक बने रहना और तनाव को दूर करना सिर दर्द से छुटकारा पाने में सहायक हो सकता है। साथ ही अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना, संतुलित जीवन जीना, शारीरिक व्यायाम करना और तनाव को दूर रखना या तनाव का सही प्रबंधन करना सिर दर्द की समस्या से बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब बात योग की। स्वास्थ्य प्रभाग में सिरदर्द समस्या के विषय में हमने जाना। योग प्रभाग में भी इसी सिरदर्द से ही जुड़ी है बात। योगाचार्यों का कहना है कि नियमित योग करने से भी सिरदर्द में काफ़ी आराम मिलता है। सिरदर्द की समस्या में कौन सी योगिक क्रियाएं सहायक होती हैं, आइए देख लेते हैं। आज हम 2 योगा आसना का अभ्यास करेंगे जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक साबित होंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे योग मुद्रा का, जिसके लिए हम सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और एक हाथ की मदद से दूसरे रिस्ट को ग्रैब करेंगे और फिंगर्स को हल्का ढीला छोड़ेंगे।
ऐसा हम रिस्ट को ग्रैब करेंगे लो बैक पे, इनहेल करेंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने फॉरहेड को अगर हो सके तो फ्लोर की ओर ले जाएंगे और फॉरहेड को रिलैक्स कर देंगे। होल्ड करने के बाद इनहेल करते हुए सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। अब दूसरी टेक्निक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का आसन है शशांक आसना। उसके लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के लिए टर्न करेंगे एक तरफ, नीलिंग डाउन पोजीशन में आते हुए आर्म्स को साइड पे रखेंगे, टोज को ज्वाइन करेंगे और हील्स को अपार्ट रखते हुए धीरे से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हिप को नीचे लेके आएंगे, पेल्विस को होलो कैविटी में रख देंगे और फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए धीरे से हाथ का आधार लेते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने फॉरहेड को अगर हो सके तो फ्लोर पे रेस्ट कर लेंगे। इस आसन को हम 1 से 2 मिनट के लिए अभ्यास कर सकते हैं और फिर धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। तो ये थे हमारे आज के 2 योगा आसना जिनका अभ्यास करने से हमें माइग्रेन में बहुत ही फ़ायदा होगा। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। माइग्रेन हेडेक काफ़ी दर्दनाक हो सकता है कभी कभी। इंस्टेंट कुछ करना ज़रूरी है और उसके लिए एक तो बर्फ़ को नैपकिन में लपेट लें और वो ठंडा नैपकिन ज़रा सिर पर रखें, फोरहेड पर, बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा यहाँ हाथ से मसाज भी करें। कुछ चबाएंगे तो भी माइग्रेन में फ़ायदा होता है, इसलिए ऐसी कोई कड़क सी चीज़ हो, जैसे आजकल तो तिल के लड्डू भी है, मुँह में रखो और ज़रा चबाओ, उससे माइग्रेन में आराम मिलता है। ज़रूरी है कि हम एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करें, जैसे पेपरमिंट ऑयल है, लेवेंडर है, टी ट्री ऑयल है, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, उससे रिलैक्सेशन आएगा। माइग्रेन में ज़रूरी है कि हम दिन में ऐसी एक्टिविटी करें जिससे सिर पर सर्कुलेशन सही हो। जब हेडेक है तब आप कुछ ना करें, अच्छी नींद लें, लेकिन दिन में ये एक्टिविटी ज़रूरी है। सर्कुलेशन सही रहेगा सिर पर तो माइग्रेन होगा ही नहीं। कोशिश यही रहे कि हम थोड़े रिलैक्स रहें, मन से भी और फिज़िकली भी। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट में ना रहें, उससे अच्छा रहेगा। अंधेरे में थोड़ी देर रहें, मगर थोड़ा रिलैक्स करना सीखें, ठीक हो जाएंगे। ये तो आसान है ठीक करना। नमस्कार। और योगासनों को सीखने के अनंतर अब समय है भाषा सीखने का। अपने संस्कृत पाठशाला के माध्यम से हम संस्कृत भाषा का अभ्यास आपको कराते आ रहे हैं। वैसे हम सभी को पसंद होती है मिठाई, जिसे हम प्रायः मिष्ठान्न इस रूप में लिखा पाते हैं। पर क्या यह शब्द शुद्ध है, और यदि नहीं तो क्या होता है इसका शुद्ध लेखन और वाचन? यह बताने के लिए तैयार हैं संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषामस्ति स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु उच्चारण और लेखन में अपेक्षित होता है शुद्धता का व्यवहार। इसलिए ही इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित। और इसी क्रम में आज बात ऐसे शब्द की जहां हम अक्षरों के अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ट इस अल्प प्राण अक्षर का, तो हम वहां उस अक्षर में कर देते हैं ठ इस महाप्राण वाले अक्षर का प्रयोग।
ठीक इसके विपरीत या उलट हम अक्षरों के महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ठ इस महाप्राण अक्षर का, तो हम वहां उस शब्द में कर देते हैं प्रयोग ठ के समानांतर ट इस अल्प प्राण वाले अक्षर का। तो आज हम इसी वर्ण या अक्षर विन्यास के व्यत्यय अर्थात उलट पुलट से जुड़ी अशुद्धियों के बारे में जानकर शब्दों के शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण को दृढ़ कर लेते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि श्रेष्ठ शब्द का उच्चारण व लेखन हम में से कई श्रेष्ठ इस अशुद्ध रूप में कर जाते हैं। वस्तुतः यहाँ अर्थात श्रेष्ठ शब्द में ठ इस महाप्राण अक्षर का उच्चारण व लेखन लोग ट इस अल्प प्राण स्वरूप वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया करते हैं। इस अशुद्धि के कारण की ओर यदि हम ध्यान दें तो कह सकते हैं कि ठ को ट इस रूप में परिवर्तन साधारण रूप से भाषा के प्रयोग के समय मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण से है, पर ऐसी प्रवृत्ति भाषा के परिष्कृत स्वरूप पर एक प्रकार से कुठाराघात है। यह हम भाषा प्रेमी और संस्कृत जैसी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा के प्रयोक्ता के रूप में अवश्य ही कह सकते हैं। ठीक इसी तरह हम ट इस अक्षर को ठ इस रूप में परिवर्तित भी पाते हैं, जहां वस्तुतः ट इस अक्षर का प्रयोग करना ही शुद्ध होता है। जैसे एक शब्द है मिष्टान्न, जिसे हम में से कई मिष्ठान्न ही लिखा और बोला करते हैं, और हम यही पूरी दृढ़ता के साथ समझते हैं कि मिष्ठान्न ही शुद्ध शब्द है। और ऐसा इसलिए भी समझ लिया जाता है क्योंकि मीठा इस शब्द के लिए संस्कृत शब्द मिष्ठ ही हो सकता है। यह हमें साधारण रूप से लगता है, पर यहाँ यह साधारण जानकारी है अपूर्ण और अशुद्ध, क्योंकि मिष्ठ की जगह मिष्ट इस संस्कृत शब्द का होता है व्यवहार सर्वथा शुद्ध, अर्थात मिष्ठान्नम नहीं मिष्टान्नम ही। तो आज आपने जाना कि लेखन और उच्चारण की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है शुद्ध शब्द, और ऐसे ही लेखन और उच्चारण की दृष्टि से मिष्ठान्न नहीं मिष्टान्न होता है शुद्ध शब्द। तो संस्कृत सीखने के क्रम में हमें रखना होता है उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान। यह आप मुझसे बार बार संस्कृत पाठशाला में सुन ही रहे हैं, पर कितना अच्छा हो कि बस कुछ बातें या उच्चारण के सिद्धांत भर हम याद रख हम स्वयं के ही शिक्षक बन जाएं, और फिर जैसे जीवन में हर ओर हम बेस्ट या श्रेष्ठ ही चाहते हैं, वैसे ही उच्चारण और लेखन में भी हम श्रेष्ठ हो जाएं। और ऐसा होते ही हमारी संस्कृत पाठशाला हो सकेगी अधिक सार्थक और सफल, पर इसके लिए चाहिए होता है हमें आपका अधिक अवधान। तो आप ऐसे ही अधिक अवधान के साथ सीखते रहें उच्चारण की शुद्धता के विज्ञान को। इति निवेदयन् भवदीयाम् अनुमतिं प्रार्थये पुनरागमनाय। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः। कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियों के अनंतर सुप्रभातम के आज के अंक में अब समय है आपसे अनुमति लेने का। मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के सभी सहयोगियों को दीजिए आप अनुमति। कल पुनः होंगे आपसे भेंट, तब तक के लिए भवेत् तावत् शुभम मंगलम। नमो नमः।